जौनपुर का संदीप माहेश्वरी कहता हूं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी आप देखेंगे यूट्यूब पे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं उनको काफ़ी सुनता रहा हूं और क्योंकि उनकी बात करने का जो अंदाज है या उनकी जो शक्ल है वो काफ़ी मुझे संदीप माहेश्वरी से मिलती है, इसलिए मैं उन्हें जौनपुर का संदीप माहेश्वरी कहता हूं। और हमारी दुआ भी है कि वो संदीप माहेश्वरी नहीं बल्कि उससे कहीं आगे बढ़कर बढ़ें, ताकि जौनपुर के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करें। हमारी दुआएं उनके साथ है। हमारे बीच वो आ चुके हैं और आज का जो ये, क्योंकि ये स्कूल है, मदरसा है, जहां पर एजुकेशन के ताल्लुक से बात होना ज़रूरी है, तो हमारे बीच वो वक्त निकाल कर आए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। इसलिए बगैर किसी अब मैं इंतजार के मैं मोहम्मद मुजम्मिल साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं और हमारे मेहमानों को और हमारे खास तौर से जो हमारे बच्चे हैं, एजुकेशन की जो बारीकियां हैं उन्हें आप बताएं, तो ये हमारे लिए बेहतर साबित होगा। स्टेज पर मोहम्मद मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सारे लोगों को। मेरी तरफ से सबसे पहले तो 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे लोगों ने इतना टाइम दिया है, और क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेहमान जो होते हैं, और किसी भी फंक्शन की जो जान होती है वो ऑडियंस होती है। तो क्योंकि आप सारे लोग इतने यहाँ पर टाइम निकाल करके आए हैं, और आज एक बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, 26 जनवरी, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे देश के लिए। क्योंकि आज के दिन नियम बनाए गए थे, कानून बनाया गया था, हमको एक दायरा दिया गया था काम करने का, अपने देश में रहने का एक तरीका सिखाया गया था कि किस तरीके से हम, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हमारे देश के सबसे बड़े दिन हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम चाहेंगे कि आप लोग इतना वक्त निकाल कर और इतना टाइम निकाल करके यहाँ पर आएँ, तो सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाइए, उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम की आज शुरुआत करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ से मोहब्बत करने से पहले, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे कोई भी चीज, मेरा मानना है कि किसी भी चीज से मोहब्बत करने से पहले इंसान को खुद से मोहब्बत करना सीखना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद में मोहब्बत को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको हर चीज नजर आएगी मोहब्बत जैसी। कहते हैं कि अगर आप अपने नजरिए को बदलते हैं, मोहब्बत जैसा बनाते हैं, तो आपका नजरिया वैसा हो जाता है। खैर, अजवद भाई जिनका इतना एजुकेशन फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा है, और हमारे दोस्त भी हैं, और काफ़ी जगह पर वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी मदद करते हैं, हमारी एनजीओ को मदद करते हैं, और हर तरीके से खड़े रहते हैं। आज उन्होंने एक मौका दिया, एक बड़ी खूबसूरत सा जगह पर हमारी एक छोटी सी पेशकश है, और जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो बात यह है कि शिक्षा, आप सिंपल सी बात समझिए कि हम अपने बारे में आपको थोड़ा सा पहले समझाते हैं कि जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी और मेरे पास एक फाइनेंशियल क्राइसिस थी, बहुत पैसा ना होने की वजह से बहुत अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं हो पाया, बहुत अच्छी जगह पर पढ़ाई नहीं कर पाए, बहुत अच्छी जगह पे एजुकेशन नहीं ले पा रहे। तो उस टाइम जब मेरे पास एजुकेशन नहीं थी शुरुआती दौर पर, तो क्लास, आज 2008 की बात हम आपको बताते हैं, 2008 मेरा वो दिन है जिस दिन मैं अपने करियर की शुरुआत किया था एज अ टीचर, और तब हम हाई स्कूल में हुआ करते थे। और एक ट्यूशन पकड़ा था हमने जहां पर 160 रुपए मिलते थे मुझे, केवल 160 रुपए, और उसी 160 रुपए को कंट्रीब्यूट करके अपनी दुनिया में आज जो है डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 1 रुपए भी इधर उधर से नहीं लिए, अपनी मेहनत से, अपनी बल पर जो भी मुकाम हासिल किया, उसमें सिर्फ और किसी चीज का कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, तो शिक्षा, एजुकेशन है। और आपको बता दें कि जेब खाली होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग अगर शिक्षा के मामले में खाली होगा तो आप समाज में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एजुकेशन, कहते हैं कि एजुकेशन, आज पूरी दुनिया अगर किसी चीज से डरती है, अगर किसी देश से हम सबसे ज्यादा डरेंगे, तो उस देश में अगर एजुकेशन होगी तो हम उस देश से ज्यादा डरेंगे। हथियार कम पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा है ना, तो आप हजारों हथियार बनाकर दूसरे देश से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। एजुकेशन हमारा बेस है, और कहते हैं कि शिक्षा जो है वो पावरफुल वेपन है। अगर आपके पास है, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ करने के लिए नहीं था, मेरे पास बहुत अच्छी शिक्षा शुरुआती दौर पर नहीं थी, तो मेरे पास एक चीज थी जो हमने अपने लाइफ में इन्वॉल्व किया, और सिर्फ सीखना, लर्निंग। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कितने भी साल के हों, कितने भी छोटे हों, वो मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है और दुनिया में कुछ बदलने का और कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो आप दुनिया में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। और मेरा मानना है, मेरी किताब है जिसका नाम है इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, और उस किताब का जो मेरा मकसद था वो यही था कि मेरे जीवन में जब बदलाव आ सकता है
मेरी लाइफ जब तब्दील हो सकती है, जब मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास सपोर्ट नहीं था, तो हम अपनी दुनिया में अगर छोटा मोटा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो दुनिया में हर वो व्यक्ति कुछ कर सकता है जो करना चाहता है। क्योंकि मेरे लिए हर चीज नामुमकिन थी, आज इस स्टेज पर परफॉर्म करना एक नामुमकिन जैसा था। कभी सोचा करते थे सपने में, कभी ऐसा लगता था कि कभी ऐसा कोई वक्त आएगा कि हम स्टेज पर खड़े होकर इतनी सारी ऑडियंस को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और ऊपर वाले की दुआ से बहुत मौका मिला। हम लोग मध्य प्रदेश तक गए, दूसरे स्टेट में जाकर लोगों के बारे में बताया और अपने स्टेट का नाम रोशन किया। वहां पर लोग उत्तर प्रदेश और जौनपुर का जैसा नाम, जौनपुर तो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में गए और वहां की गवर्नमेंट को पता चला कि जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है, वहां से आया हुआ एक लड़का जो कि जिसके लिए मुझे भरत भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। तो मेरा मानना है आज तक पूरी लाइफ में अगर कोई चीज आपको हासिल करनी, सब आता जाता रहेगा। पैसा आज आप कमाएंगे, खर्च हो जाएगा। आप दुनिया में कोई भी काम करेंगे वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन एजुकेशन जो शुरुआत किया है, जो इस मदरसे से शुरुआत किया है हजवत भाई ने, ये तब तक चलेगी जब तक हमारे अंदर जिंदगी है, जब तक हम जिंदा हैं तब भी रहेगी, और जिंदगी के बाद भी ये चलती ही रहेगी। ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। और शिक्षा इतनी खूबसूरत चीज है, आप दुनिया का कोई भी लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट लगता है। शिक्षा भी कुछ ऐसी है, आप जितना ही ग्रहण करते जाएंगे उस पर इंटरेस्ट के साथ वो बढ़ती चली जाएगी। वो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। जब तक आपकी जिंदगी है तब तक शिक्षा है। और हम लोगों ने अपनी एनजीओ के तहत ये कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंट्रीब्यूट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए कुछ कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर पाए। क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश उसी दिन आगे बढ़ पाएगा जिस दिन हम लोगों को शिक्षा दे पाएंगे। और क्योंकि अजवत भाई बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और जिस जगह पर अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर इतना इंटीरियर इतना अंदर है और यहाँ पर शिक्षा के बारे में बात हो रही है, अपने में बहुत बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार तालियां जो है वो अजवत भाई के लिए होना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा कदम और इतना खूबसूरत काम करना शुरू किया। सबको पता है इस पूरे स्टेट में, इस पूरे जहां पर, इस पूरे दुनिया में, और ये यकीन मानिए कि जो चीज अजवत भाई आपको दे रहे हैं उसकी कीमत नहीं निकाली जा सकती, उसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, उसकी वैल्यू को कंट्रीब्यूट आप कर ही नहीं सकते। एजुकेशन का मोल कोई निकाल ही नहीं सकता। तो शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और शिक्षा का मतलब एक अच्छी नौकरी पाना नहीं होता। शिक्षा का मतलब है अपनी सोच को बदलना, अपनी सोच के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर के आना कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाएं, मुसीबतों के समय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और अगर आप अपनी लाइफ में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, आपके अंदर का जज्बा है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। एक छोटी सी बात आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक छोटी सी चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे। शायद आपने सुना होगा और नहीं सुना है तो आज सुनिए। देश के लिए अगर आपको कुछ करना है तो जज्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। झंडा फहरा देना और वंदे मातरम से बोल देने से देश का जज्बा नहीं नजर होकर के आता सामने। अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं तो मेरा मानना है कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनकर के सामने आइए। अगर आपके अंदर एक इंसानियत की क्वालिटी है तो आप एक अच्छे नागरिक हैं और पूरी दुनिया आपको पहचानेगी। ये मैटर नहीं करता आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, ये मैटर नहीं करता आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये मैटर ही नहीं करता है। अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपने सुना होगा और छोटी सी बात बताएंगे कि देश के लिए उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। अरुणिमा सिन्हा का बचपन से एक सपना था कि वो रेस में दौड़ करके देश का नाम रोशन करेंगे और इंडिया का फ्लैग लहराएंगे। लेकिन अरुणिमा सिन्हा एक बार अपनी ट्रेन से सफर कर रही थी और जब उस ट्रेन से वो सफर कर रहे थे तो उन्होंने सोने का एक लॉकेट पहना हुआ था। बहुत सारे अजीब तरह के लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को देखा और उस लॉकेट को देखा। तो लॉकेट को अरुणिमा सिन्हा से जबरदस्ती छीन लिया गया और अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। चलती हुई ट्रेन से जब अरुणिमा सिन्हा को बाहर फेंका गया तो अरुणिमा सिन्हा के पैर कट गए, हो गई। हमारे आपके हिसाब से ये लाचारी हो सकती है, हमारे आपके हिसाब से एक बेबसी वाली बात है। और अगर हम आप इन सारी बातों में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि बेचारी का तो पैर ही नहीं है, उसका सपना खत्म हो चुका है, अब अरुणिमा सिन्हा कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में। तो जब अरुणिमा सिन्हा से ये बात पूछी गई कि अरुणिमा सिन्हा तुम्हारा जो सपना था देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का, देश का नाम रोशन करने का, बीइंग एन इंडियन बनने का और देश का तिरंगा लहराने का, अब वो तुम कैसे करोगे? अब तो तुम लाइफ में कभी दौड़ नहीं पाओगे, तुम्हारा तो पैर ही नहीं है। अरुणिमा सिन्हा से बोला कि मेरा तो मेन मकसद है देश के तिरंगे को लहराना ना। अगर हम रेस में दौड़ करके देश के तिरंगे को नहीं लहरा सकते तो हम कुछ और रास्ता चुनेंगे, लेकिन अपना इरादा नहीं बदलेंगे। जीवन में कभी कभी हम जब फेल हो जाते हैं तो हम अपने इरादे को बदल देते हैं। मेरा मानना है कि रास्ते बदल दीजिए लेकिन इरादा आपका हमेशा वही रहना चाहिए।
सोच में बदलाव नहीं आना चाहिए। जो आप बनना चाहते हैं उस पर लगे रहिए। तो अरुणिमा सिन्हा से पूछा गया फिर तुम क्या करोगे, तो उसने बोला कि हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगे और सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के इंडिया का फ्लैग लहराएंगे। लोगों ने कहा कि अरुणिमा सिन्हा लग रहा है दिमाग से तुम डिस्टर्ब हो चुकी हो, जब तुम्हारे पास पैर ही नहीं है, तुम दौड़ने वाली बात जो है तुम दौड़ नहीं सकती हो, तो तुम कहां पे चढ़ने की बात करी? माउंट एवरेस्ट पर, जिसपे दोनों पैर होने वाले व्यक्ति का भी पैर थरथराता है चढ़ने से पहले। उसको भी लगता है कि हम देश में हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा से जब पूछा गया कि अरुणिमा सिन्हा तुम ये कैसे करोगे, तो उसने बोला बस मेरे अंदर जज्बा है और देश का तिरंगा मेरे दिमाग में टहल रहा है, मुझे कुछ कर दिखाना है अपने देश के लिए और मैं करके दिखाऊंगी। और यकीन मानिए कि अरुणिमा सिन्हा ने जो बोला वो बिना पैर के करके दिखाया, जो हम आपके पास पैर होने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और एक जोरदार तालियां ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए जो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तो एक छोटी सी कहानी है, ये तो एक छोटी सी कहानी है, ये छोटी सी चीज है, ठीक है। अब आप समझिए, ना जाने दुनिया में ऐसी कौन सी कहानी है, कितनी कहानियां हैं जो जिनके बारे में हम आप नहीं जानते हो, जो हमारे देश के लिए किस कोने पर बैठ करके कहां कहां क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी जगह की बात कर लेते हैं। यहां तो हम पहली बार हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं था यहाँ पर, लेकिन शिक्षा का काम यहां पर भी चल रहा है। कितनी खूबसूरत बात है। इससे यह पता चलता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इससे पता चल रहा है कि हम मजबूत हो रहे हैं। हम एक ऐसा हथियार तैयार कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया आने वाले दिनों में डरेगी कि हमारा देश सबसे खूबसूरत देश है, क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं और खूबसूरत शिक्षा ले रहे हैं और देश को बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं। तो मेरा आप सारे लोगों से यही एक कहना है कि इंसानियत का काम करना शुरू करिए। जीवन में देश के लिए भी करिए, अपने लिए भी कंट्रीब्यूट करिए और लाइफ को बेस्ट बनाने की कोशिश करिए। जो जीवन मिला है, जो जिंदगी ऊपर वाले ने आपको नवाजा, इतनी खूबसूरत जिंदगी है, इतना खूबसूरत वक्त आपको दिया है ऊपर वाले ने। मुश्किलें, अच्छा और बुरा वक्त, ये आता रहेगा, ये आप चाहकर रोक नहीं सकते। इनके अंदर अगर आप चाहें कि ये बदलाव कर लें, अभी बुरा, अभी बारिश हो रही है, आप चाहें रोक लें, पॉसिबल नहीं है। ठंड आ रही है, आप चाहें कि गर्मी में तब्दील कर दे, पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाला हमको हर तरीके से आजमा रहा है। और एक बात याद रखिए, जिसकी जिंदगी में जितनी ज्यादा परेशानियां हैं, समझ लीजिए कि ऊपर वाला उतना ही बड़ा इम्तिहान लेने के तैयार है आपसे। और क्योंकि जिंदगी में परेशानियां हमारी इम्तिहान है, और अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां नहीं आ रही हैं, दुख नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि ऊपर वाला अभी कुछ बड़ा देने के लिए आपको तैयार नहीं हुआ। क्योंकि जिंदगी में अगर ऊपर वाला आपको कुछ देना चाहता है, किसी भी इंसान को कुछ देने से पहले आजमाया जाता है। ऊपर वाला जिस इंसान को बड़ी शोहरत देता है, बड़ा नाम देता है, बड़ा पैसा देता है, उससे पहले बहुत आजमाता है। आप हर इंसान, कामयाब व्यक्ति के बारे में उसकी पीछे की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको दुख भरी कहानियां समझ में आएंगी। रीजन, ऊपर वाले ने उसको वो सब देने से पहले आजमाया कि जिसको दे रहे हैं वो उस चीज का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर आप आगे चलकर बड़े आदमी बनते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो ऊपर वाला उससे पहले कठिनाइयों से आपको गुजारता, ताकि देखना चाहता कि सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जब परेशानियां हो तो कभी निराश मत होइए, इंतजार करिए। कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा इंसान चाहकर कभी कुछ नहीं पा सकता। जब तक आपका सही वक्त नहीं आया ना, आपको मिलेगा नहीं। आपके हिसाब से दुनिया में कुछ नहीं चल रहा है। और एक बात और याद रखिए, जब आपके हिसाब से दुनिया चल रही हो तो बहुत अच्छी है, आप जो चाहते हैं वैसे चल रही है तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब कुछ चीजें आपके हिसाब से ना चल रही हो तो ऊपर वाले का शुक्रिया करिए, क्योंकि उस दिन चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, ऊपर वाले के हिसाब से चल रही हैं। और इसकी प्लानिंग हमारी आपकी प्लानिंग से कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत है। कुछ ऐसा काम करिए जिससे जिंदगी में आप लोगों के चेहरे पर स्माइल ला सके। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को खत्म करेंगे। एक बच्ची एक खिलौने वाली दुकान पर खड़ी हुई। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि लाइफ में कंट्रीब्यूशन कितना मैटर करता है। एक बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा खिलौने की दुकान पर खड़ा है और वहां पर खिलौने की दरखास्त कर रहा है दुकान से, भैया से, कि भैया मुझे ये वाली डॉल दे दो ना। बार बार कह रहा है कि भैया मुझे ये वाली डॉल दे दो ना, मुझे प्लीज ये वाली डॉल चाहिए। भैया ने कहा ये डॉल 500 रुपए की है। उस बच्चे ने बड़े ही मासूमियत के साथ अपनी पॉकेट से जितने पैसे से सिक्के थे सब निकाल कर भैया के सामने रख दिया और बोला भैया बस मेरे पास इतने पैसे। भैया ने गिना और बोला कि ये तो सिर्फ 300 रुपए ही, 200 रुपए और चाहिए। बोले भैया ये मेरी पूरी मेहनत की पॉकेट मनी है जो इतने सालों से मैं इकट्ठा कर रहा था, मुझे ये वाली डॉल चाहिए। भैया ने कहा कैसी बात कर रहे हो बच्चे, ये तुम्हें डॉल नहीं मिल पाएगी। अब यही इसी चीज को देखते हुए देख रहा था कि एक बच्चा बहुत देर से दुकान पर जिद कर रहा है। एक दूर खड़ा हुआ आदमी इसको बहुत देर से देख रहा था। वो उस बच्चे के पास पहुंचा और बच्चे के पास एक बैग था। उस आदमी ने अपने जेब से पैसे निकाले और उस बच्चे के बैग में डाल दिया और उस बच्चे से पूछा कि ये बताओ बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो कह रहे हैं देखिए ना अंकल,
ये अंकल जो खिलौने वाले हैं ये मुझे वो खिलौना नहीं दे रहे जो मुझे चाहिए। तो बोले बेटा तुम्हारे पास बस इतना ही पैसा है? बोले हाँ मेरे पास बस इतना ही पैसा है। बोले एक बार अपना बैग चेक करो, हो सकता है उसमें कुछ पैसा निकल जाए। बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ अपने बैग को पलटा तो उसमें वो जो 200 रुपए बचे हुए नोट थे वो निकल करके आए। बच्चे के चेहरे पर स्माइल आ गई। तुरंत ही उसने भैया के सामने रखा और बोला अंकल अब तो हो जाएगा ना? अंकल ने कहा हाँ बेटा अब तो हो जाएगा। और अंकल ने उस बच्चे को वो डॉल दे दी। जिस अंकल ने उसको पैसा दिया था उस अंकल ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम इस डॉल को लेकर के इतना परेशान क्यों हो, इस डॉल को खरीदना क्यों चाह रहे हो? तो बोला अंकल ये डॉल मुझे अपनी बहन को गिफ्ट देना है। बोले अच्छा यानी तुम्हारी बहन का बर्थडे है? उसने बोला हाँ आज मेरी बहन का बर्थडे है। उसने बोला ठीक है चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दे। तो उस बच्चे ने बोला कि नहीं अंकल मुझे घर मत छोड़िए और मुझे हॉस्पिटल में छोड़ दीजिए। मेरी माँ थोड़ी बीमार है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे हॉस्पिटल के पास छोड़ दिए, मैं वहाँ चला जाऊँगा, जो कि मेरे घर के बिल्कुल करीब है। उस आदमी ने उस बच्चे को वहाँ छोड़ दिया, वो आदमी चला गया। एक हफ्ते के बाद वो आदमी वहाँ से लौट रहा था तो देखा कि उस बच्चे के हॉस्पिटल के बाद उसका जहाँ घर था वहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। आदमी ने अपनी गाड़ी रोकी और देखने लगा, बहुत देर से गौर कर रहा था कि आखिर क्या मामला है। तो देखा कि वहाँ से एक अर्थी निकल रही और अर्थी उसके लिए सरप्राइजिंग नहीं थी। उस अर्थी के ऊपर एक डॉल रखी हुई थी। वो लड़का बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि ये तो वही डॉल है जो हमने उस बच्चे को दिलाई थी। वो आदमी एकदम शॉक्ड हो गया कि ये तो वही डॉल है। वो फौरन ही उस बच्चे को ढूंढने लगा कि वो बच्चा कहाँ गया। तो देख रहा है कि वो बच्चा दरवाजे पे खड़ा और बड़ी प्यारी सी स्माइल करके बाय बाय कर रहा है। वो आदमी को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। वो फौरन ही उतरा और जाकर उस बच्चे से मिला और बोला कि बेटा तुमको तो डॉल हमने दिलाई थी, तुमने खरीदी थी अपनी बहन के लिए, उसका बर्थडे है ना? तो बोला हाँ अंकल आज ही तो उसका बर्थडे है। तो बोले क्या मामला है? मैं समझ नहीं पाया। वो कौन जा रहा है? वो तो अर्थी पे जा रही है। बोले कि ये मेरी माँ जा रही है, क्योंकि अंकल मेरी माँ बीमार थी ना और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। तो बोले इससे तुम्हारी बहन का क्या मामला? बोले मेरी बहन का बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था और मेरी बहन जो है वो इसी डॉल को खरीदने के लिए आ रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो चली गई थी। इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपनी बहन को ये डॉल दूं और मैंने पापा से जब ये ख्वाहिश जाहिर की तो पापा ने बोला कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन परेशान मत हो, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के पास जा रही है, तुम्हें कोई गिफ्ट देना है। तो उस दिन मैं उस गिफ्ट को लेने के लिए आया था और वो जो बच्चा था उसके चेहरे पर अभी भी वही स्माइल थी। उसको इस बात की दुख तो था कि उसकी माँ जा रही है, लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि आज वो अपनी बहन को वो गिफ्ट देने जा रहा है, वो देना चाहता था। तो कभी कभी जीवन में हम ऐसा कोई छोटा काम कर देते हैं जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देते हैं, जो कि हमारे आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो चेहरे पर मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में परेशानियां कठिनाइयां आती रहेंगी। जिंदगी आप नहीं चलाते हैं, चलाने वाला काम ऊपर वाले का है। इज्जत और जिल्लत देने का काम ऊपर वाले का है, वो आपके लिए बना कर रखा है। बस आप एक अच्छे और अच्छे सोच के साथ काम करते रहिए और इसी नेक काम के साथ एजुकेशन लेते रहिए। बेहतर बनाइए खुद को कामयाब बनाने की कोशिश करिए। और मेरा मानना है कि जितना कम उम्र में आप काम बेहतर कर सकते हैं। आज मेरी 28 साल की उम्र हो गई और हमने अपने काम को तकरीबन 15 साल में शुरू कर दिया था। वो 15 साल का सपना जो हमें 30 साल में पूरा करना था आज वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आज मुझे लगता है कि मैंने अपनी एजुकेशन के साथ सैक्रिफाइस नहीं किया, अपने एजुकेशन के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ पेश आए हैं। और यकीन मानिए जेब में जिस दिन पैसा नहीं होगा उस दिन एक चीज आपके पास होगी जो आपको बहुत आगे बढ़ा ले जाएगी, वो होती है तालीम, इल्म, एजुकेशन। और जिंदगी में कामयाब बनना है तो दो चीज पे ध्यान रखिए, एक अपनी एजुकेशन, दूसरे अपने माँ बाप। जिस इंसान ने माँ बाप की कद्र की दुनिया उसकी कद्र हमेशा करेगी। तो इज्जत माँ बाप को देना शुरू करिए, दुनिया आपको अपने ऑटोमेटिक देना शुरू कर देगी। क्योंकि पता नहीं कि वो कब तक जिएंगे। जिंदगी में किसी का भरोसा नहीं है। हो सकता है आज आप जिंदा हैं, माँ बाप जिंदा हैं, हो सकता है कल वो या रहें या हम ना रहें। इसलिए मोहब्बत करते रहिए, हमेशा प्यार मोहब्बत के साथ पेश आइए और जिंदगी में कामयाब बनिए। तो यही एक छोटी सी चीज है जो मैं अपनी तरफ से आपको कहना चाहूंगा कि कामयाब बनिए जिंदगी में। और इस तरीके से ऐसे यंगस्टर जो हम लोग काम कर रहे हैं, अगर ऐसे 100, 150, 500, 1000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो गए तो दुनिया में यकीन मानिए कि ऊपर से देखने वाले को भी कितनी खूबसूरती महसूस होगी कि इतने जो सारे तारे हैं वो जमीन पर आ गए हैं और बहुत खूबसूरत लगेगा। ऐसा कुछ काम करके जाइए कि आपको दुनिया छोड़ के चले जाने के बाद लोगों की आंखों से आंसू निकले। तो ये छोटा सा काम है और अपनी बात को फिलहाल यहीं खत्म करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि आप सारे लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर से दिल से शुक्रिया और अरशद भाई का शुक्रिया जो अभी आए हुए हैं। थैंक यू सारे लोगों का, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग हैं, और ये मानकर चलिए कि आपको ऊपर वाले ने जिंदगी गिफ्ट दिया है और इस गिफ्ट को संभाल कर रखिए। और माँ बाप जो है वो आपकी जिंदगी के लिविंग अवार्ड ट्रॉफी ले जाते हैं घर में,
धूल पड़ जाती होगी, पोंछ देते होंगे, लेकिन जिंदगी में आपके पैदा होने से पहले ही ऊपर वाले ने आपको 2 ऐसी खूबसूरत ट्रॉफी दी है जो आपके पैदा होने से पहले ही आपके घर में आ चुकी है, और जो धूल जिस पर पड़ती नहीं है, जो धूल साफ करने के लिए बनी है। माँ बाप, वो एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन अजमत भाई इसको कहकर हम खत्म करना चाहेंगे, अक्सर क्योंकि गांव में देखने को मिलती है और मेरी बड़ी खूबसूरत है। लोग अक्सर एक बात पूछा करते हैं, गांव में भी आप जब भी जाते होंगे देखते होंगे कि जो माँ होती है वो अपने बच्चे को कंधे पर यानी कमर पर लटका कर चलती है। तो लोगों ने पूछा कि माँ अपने बच्चे को कमर पर लटका कर चलती है और बाप जो है वो अपने बच्चे को कंधे पे बैठा कर चलता है, ऐसा क्यों होता है? तो लोगों ने जवाब दिया कि माँ चाहती है कि उसका बच्चा वहां तक देख सके जहां तक वो देख रही है, और बाप अपने बच्चे को कंधे पे इसलिए बैठाता है क्योंकि बाप चाहता है कि उसका बेटा वहां तक देख सके जहां तक मैं खुद नहीं देख पाया। बाप इतनी खूबसूरत चीज रखना चाहता है, यानी फादर का कंट्रीब्यूशन। आपकी कामयाबी सबसे ज्यादा कोई खुश होता है तो आपके फादर होते हैं, और बिना किसी सैक्रिफाइस के। तो थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का। माँ बाप से जो है दुआएं लेते रहिए और आगे कामयाब बनिए, क्योंकि मेरे आगे मेरी जिंदगी के पीछे अगर कोई चीज़ का, किसी भी चीज़ का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पहुँचने का, यहाँ बात करने का, ये सारी चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ है तो ऊपर वाले की दुआएं और माँ बाप की दुआएं और किए गए दुनिया में अच्छे काम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजमत भाई, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। और वाकई आज के दिन का जो प्रोग्राम का मकसद था, कहीं ना कहीं आपने उसे पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया, और हम इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं।